नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात ऑनलाइन गेमिंग की और उसके खतरे की। ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज दुनिया भर में तेजी के साथ बढ़ रहा है। खासतौर पर बच्चों में इसकी लत अब और कई गुना रफ्तार के साथ बढ़ती हुई नजर आती है। दुनिया भर में बच्चे ऑनलाइन गेमिंग की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं और बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों को भी इसकी लत लगती नजर आती है। हाल ही में हुई चुनिंदा घटनाएं बताती हैं कि इस लत से लोग क्रिमिनल माइंडेड हो रहे हैं, यानी कि गेमिंग के चलते हत्या, चोरी जैसी घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत की वजह से उनमें आपराधिक प्रवृत्ति पैदा हो रही है और इसकी वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई पर नकारात्मक असर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ऑनलाइन गेमिंग को जून 2018 में ही मानसिक स्वास्थ्य रोग घोषित किया था। WHO के मुताबिक गेमिंग डिसऑर्डर की वजह से न सिर्फ बच्चों पर ही बल्कि बड़े लोगों पर भी इसका बुरा असर नजर आता है। WHO ने इस लत को जुए की लत से भी ज्यादा खतरनाक माना है। कम उम्र में ऑनलाइन गेमिंग की लत बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर डालती है। कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि अगर बच्चे ऑनलाइन गेम्स ज्यादा खेलते हैं तो कम उम्र में ही बच्चों की आंखों की रोशनी कम हो सकती है, वो मोटापे का शिकार हो सकते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता घट सकती है और वहीं पर कुछ बच्चों में स्लीपिंग डिसऑर्डर या डिप्रेशन तक नजर आता है। तो आप समझेंगे कि असल में ये लत कैसे बच्चों को या बड़ों को शिकार बना रही है। दुनिया भर में इसे लेकर क्या एक बड़ा संकट है बच्चों में और उनके मानसिक शारीरिक विकास में कैसे ये एक बाधा के तौर पर नजर आता है और इससे बचने के रास्ते हमारे आपके सरकारों के पास क्या हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। स्टूडियो मेरे साथ हैं डॉक्टर यतनपाल सिंह बरहारा जो कि एम्स साइकेट्री से हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा हैं जो कि यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से हैं, आपका स्वागत है। और अमित दुबे हैं, डिजिटल टेक एक्सपर्ट हैं। अमित जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा डॉक्टर यतनपाल आपसे कि ऑनलाइन गेमिंग की सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हालांकि ये क्रेज़ बच्चों में भी है, बुजुर्गों में भी कई कोविड के बाद नज़र आया है और जो मध्य वर्ग है वहाँ पर भी, लेकिन आज बात बच्चों की सिर्फ अगर करें, किस तरीके से ये लत जो है इनिशियली 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे बच्चे इसकी तरफ खेलते हैं और परमिशन मिल जाती है पेरेंट्स से, लेकिन धीरे धीरे वो मिनट कई घंटों में और उसके बाद दिनों में तब्दील होते हैं। और क्यों ये बच्चों का फेवरेट, मैं कहूँ इस वक्त, एक प्लेइंग का जो है टूल है? बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये, जैसा कि आपने भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बच्चों को जो गतिविधियां जिनमें वो सम्मिलित हो सकते थे उनमें रेस्ट्रिक्शंस रही हैं कोविड-19 के चलते। बच्चे घर पर थे, उन्हें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, तो इसके चलते जो भी उन्हें करना था घर में रहकर करना था। और ऐसी स्थिति में मोबाइल फ़ोन पर गेमिंग के ज़रिए खुद को एंगेज करना, खुद को एंटरटेन करना, और जब हम मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स की बात करें तो अपने दोस्तों से जुड़ना, ये सारे ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो बच्चे घर में रहकर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर पा रहे थे। गेम्स अपने आप में एंटरटेनिंग हैं, वो एंगेजिंग भी हैं, कई मायनों में वो कई चीज़ें सिखाते भी हैं, और अगर हम रिसर्च की बात करें तो उससे कुछ स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो बच्चों को गेम्स की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन वहीं पर गेमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें अपनी नेचर के चलते एक्सेसिवली एंगेज करने में भी एक कारण बन सकती है। तो उसके चलते वो बच्चे जिनमें एडिक्शन होने का रिस्क है वो धीरे धीरे अपना गेमिंग बढ़ाते हैं और अल्टीमेटली वो गेमिंग डिसऑर्डर या गेमिंग एडिक्शन की ओर चले जाते। हिंदुस्तान में अगर कहें, देश में पिछले कुछ महीनों में ही अगर आप एवरेज देखेंगे, अलग अलग शहरों में कम से कम 5 बड़ी घटनाएं हर वीक में नज़र आती हैं जहां पर बच्चे ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते अपनों पर जिन्होंने हमला किया, या कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं, जानलेवा हमला हुआ और कहीं पर चोरी है, ये आम बात है। तो ये इस लेवल तक बच्चों को कैसे उनकी जो साइकी है वो ये गेम या ऑनलाइन गेमिंग बदलती है? देखिए, ये जो आपने घटनाएं बताई ये मेरे संदर्भ में एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये वो घटनाएं हैं जो प्रेस और मीडिया तक पहुंच पाई। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरे जो क्लिनिक का एक्सपीरियंस है उसमें हम हर क्लिनिक में इस तरह के केसेस देखते हैं जहां पर जब पेरेंट्स अपने बच्चों को गेमिंग में एंगेज होने से रोकते हैं तो वो बच्चे रिएक्ट करते हैं, वो बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। वो रिस्पॉन्स वर्बल अग्रेशन की फॉर्म में दिखाई दे सकता है, जहाँ पर बच्चे
वर्बली अग्रेसिव होते हैं, कुछ बुरे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, और वो फिज़िकल वायलेंस की फॉर्म में भी दिखाई देता है। होता क्या है, जब आपको किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है या एडिक्शन हो जाता है तो आपके लिए उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, और जब कोई और बाहर से ज़बरदस्ती की कोशिश करता है कि आप वो ना करें, तो फिर आप रिएक्ट करते हैं क्योंकि आप उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और वो एक्सट्रीम केसेस में वायलेंस की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ओके, डॉक्टर मनोज जी, अगर हम एक ट्रेंड को देखें कोविड से पहले और कोविड के बाद में, जैसा कि डॉक्टर यतनपाल ने कहा कि जब बच्चे जो मेन एक्टिविटीज़ थी जिसके लिए वो घर से बाहर निकलते थे और बिजी रहते थे, जैसे जैसे वो कम हुई, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद वो बच्चे सिमट गए टीवी या फिर मोबाइल या फिर गेमिंग जो टूल्स हैं। क्या यही बड़ी वजह है जिसकी शुरुआत हुई इस कोविड काल में, और अब वो ट्रेंड या वो जो लत है वो इतनी ज़्यादा है कि बच्चे उससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे? एक तो ये चेंज देखा ही गया कि कोविड टाइम में क्योंकि लॉकडाउन था, रिस्ट्रिक्शन था, एंटरटेनमेंट जैसे डॉक्टर रतन ने भी बताया, वो चीज़ों की अपॉर्चुनिटी कम थी, तो उसकी और एक साथ कहीं ना कहीं एक पीयर प्रेशर भी था। जैसे कोविड टाइम में एक्सेसिबिलिटी और एक्नॉलेजमेंट दोनों बढ़ा है। एक्सेसिबिलिटी में कहूँ तो डिवाइसेस की बढ़ी है, ज़्यादातर बच्चों के पास डिवाइसेस आ गई हैं, और एक्नॉलेजमेंट में कहूँ तो जो भी वो शेयर करते थे इमीडिएटली उनको जवाब मिलता था। जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म में तो वो इसीलिए रहते थे क्योंकि उससे कनेक्टिविटी बढ़ती है और उन्हें अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने में, क्योंकि उन्हें भी एक कारण था कि सारे उनके दोस्त गेम खेलते हैं या गेमिंग प्लेटफॉर्म, तो वो भी उस चीज़ों को एंजॉय करने लग जाते थे। तो क्या हुआ कि यदि एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, एंजॉयमेंट बढ़ गया, और उससे एक जो कहीं ना कहीं बच्चों में भी एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आने लगा कि अच्छा लगता था उन्हें, और वो अच्छेपन की वजह से वो जो उनका ड्यूरेशन था, समय था जो भी डिवाइसेस के साथ बिताते थे, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो यदि मैं कहीं देखूं तो गेम एक चीज थी, पर हम देखें तो पूरा जो लीजर एक्टिविटी था वो भी एक डिजिटल लीजर एक्टिविटी बन गया। यदि चीजें डिजिटल हो गई तो ऑटोमेटिकली जो उनका स्क्रीन यूज था वो भी काफी हद तक बढ़ गया, और उसकी वजह से उनके दिनचर्या में भी प्रभाव आने लगा। तो क्या जो ट्रेंड है अब ये रिवर्सल होता नजर नहीं आता? क्योंकि दुनिया भर में मैं देख रहा था जो रिकॉर्ड्स हैं अलग अलग देशों में, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो या डेवलप कंट्री हो, कमोबेश स्थिति 19-20 की जरूर, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो रिवर्सल कैसे होगा? क्योंकि ये तो लगातार एक ऐसा, मैं कहूँ कि अंधेरा कुआं है जहाँ पर उससे बाहर निकलने की गुंजाइश कमी नज़र आती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लत बढ़ती जा रही है, जिसका दायरा बढ़ रहा है। पहले बच्चे थे, मिडिल एज के लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। बेसिकली जो अब हमें काम करना है वो अवेयरनेस पे काम करना है, अवेयरनेस और कम्युनिकेशन पे। अवेयरनेस में हमें सारे जो भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी, जिससे कि अवेयरनेस को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकें बेसिक लेवल तक, स्कूल लेवल तक, जिससे कि हर बच्चे में एक जागरूकता आए कि कब वो नशा बन जाता है और कब वो रिक्रिएशनल यूज रहता है। तो ये जागरूकता यदि हम ला पाए विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, तो मेरे हिसाब तक काफी हद तक लोग सभी एज ग्रुप में इस चीज में कमी नजर आएगी, और इन सब में सभी एज ग्रुप में एक हेल्दी यूज की तरफ लोग बढ़ पाएंगे। ओके, अमित दुबे जी, अगर मैं गेमिंग साइट्स की बात करूं या डेवलपर्स की बात करूं, आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 साल में वो कंपनियां जो कुछ महज करोड़ की कंपनियां थी, वो कई सौ करोड़ की कंपनियां बन चुकी हैं। 3 साल में जो प्रॉफिट है, उनका रेवेन्यू है, वो 3 से 30 गुना तक बढ़ा है। यानी कि बहुत बड़ा बाजार तेजी के साथ उनकी गिरफ्त में है। ये कैसे फर्क कर पाएंगे, जो कि बात हमारे दूसरे पैनलिस्ट कह रहे थे डॉक्टर मनोज, कि आपकी क्रिएशंस कहाँ पर सिमट जाती है, एक रेखा जो है उसको बदल जाती है आपके एक लत में। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी सीवियरिटी की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कैलिफोर्निया कोर्ट ने लास्ट ईयर एक लॉ पास किया जिसमें कि ये पावर दी पेरेंट्स को कि वो $25,000 तक पर वायलेशन किसी भी गेमिंग कंपनी को सू कर सकते हैं। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ये नोटिस किया, और ये काफी रिसर्च के बाद पाया गया कि गेमिंग कंपनीज जानबूझकर ऐसे फीचर्स डालती है गेम्स में जिससे एडिक्शन हो, और वहां पर एक टीम होती है जो सिर्फ इस चीज के लिए काम करती है कैसे गेम में एडिक्शन डाला जाए, लोगों को वो सारे फीचर्स ज्यादा लगने चाहिए जिससे कि वो एडिक्ट कर सके बच्चों को। तो ये एक जानबूझकर किया गया प्रयोग है।
चाहे सोशल मीडिया कंपनीज हो, चाहे गेमिंग कंपनीज हो। और ये जितने भी गेमिंग कंपनीज हैं, मल्टीप्लेयर कंपनीज हैं, इसमें मल्टीप्लेयर चैट्स होते हैं। तो सामने वाला जो गेम खेल रहा होता है वो किस एज ग्रुप का है, क्रिमिनल है कि उसी की एज ग्रुप का है, ये बच्चों को नहीं पता होता। बच्चे मान के चलते हैं कि सामने वाला भी मेरे ही एज ग्रुप का है। तो कई सारे गेम्स बच्चों के लिए चाइल्ड ग्रूमिंग की तरह यूज होते हैं, जिसमें क्रिमिनल्स घुस जाते हैं, जैसे कि चाहे रोब्लॉक्स हो, हीरो वॉर्स हो, फ्री फायर, ये सारे वो गेम्स हैं जिसमें अधिकतर ये कांड हो रहे हैं, जिसमें कि बच्चे उनसे सीख रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज सीख रहे हैं और फिर अपने माँ बाप के ऊपर वो सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज यूज करते हैं। मैंने एक और ट्रेंड देखा है जिसमें एक लिंक भेजा जाता है नॉर्मली मल्टी प्लेयर गेम्स के अंदर, जिसमें बच्चों की सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर ली जाती है और बच्चों की उत्सुकता को एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि बच्चे उत्सुक होते हैं हमेशा। यदि मैं आपको एक लिंक भेजकर सर ये बताऊं कि आपका मोबाइल 20% चार्ज है, चार्ज कर लीजिए, या आप वोडाफोन का सिम क्यों यूज कर रहे हैं, या आप का मोबाइल ये वाला है, या आपकी लोकेशन ये है, तो आपकी तुरंत उत्सुकता बन जाती है और आप उससे बातचीत शुरू कर देते हैं। सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्रिमिनल होता है, वो बच्चों से बातचीत करके फिर धीरे धीरे उनको गलत चीजें सिखाता है और फिर वो बातचीत इस हद तक पहुंचती है कि जब केस पुलिस के पास आता है तो वो गंभीर मामला बन चुका होता है। पबजी जब इंडिया में बैन हुआ उससे पहले 10-12 कंट्रीज में बैन हो चुका था और लगातार बैन हो रहा है। आप देखेंगे कि जितने भी इस तरह के केसेस अभी आजकल आ रहे हैं, किडनैपिंग के केस, सेल्फ किडनैपिंग के केसेस आ रहे हैं, जिसमें बच्चे खुद को किडनैप कर लेते हैं और उसके बाद माँ बाप से पैसे मांगते हैं। माँ बाप को धमकियां भी दी जाती है। एक केस आया मेरे पास दिल्ली का था, जिसमें पेरेंट्स के पास एक मैसेज आता था, पॉपअप मैसेज कि तेरा फोन हैक हो गया है, इस बिटकॉइन वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। और सोचते थे कि कैसे आ सकता है मैसेज, ये ना व्हाट्सएप मैसेज है ना SMS है, फोन लॉक और उसके ऊपर एक मैसेज आ रहा है। पुलिस के पास कंप्लेंट कराने गए, जब मेरे पास मामला पहुंचा तो मैं समझ गया क्या हो रहा है। मैंने उनके घर जाके सारी डिवाइसेस चेक की तो पता पड़ा कि उन्हीं के लैपटॉप से उनको मैसेज भेजा जा रहा था। तो एक नॉर्मल सा फीचर है गूगल का, यदि सेम जीमेल आप लैपटॉप से लॉगिन कर रहे हैं और सेम जीमेल आपके फोन में, तो आपके लैपटॉप से वो 4 काम कर सकता है। कोई व्यक्ति आपको पॉपअप मैसेज भेज सकता है, आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है, आपका फोन फॉर्मेट कर सकता है, पिन बदल सकता है। तो बच्चों को ये चीजें सिखा कौन रहा है? उन्हीं का बच्चा उन्हीं को डरा के धमका के पैसे ऐंठ रहा है। फिर जब हमने डीप इन्वेस्टिगेशन किया तो पता पड़ा कि उसके आईपैड में ऐसा कुछ गेम्स हैं जिससे कि वो गलत लोगों के संपर्क में है, ये 4 चीजें सीख रहा है। तो ये जो कंपनीज पैसे बना रही है, ये किस बेस पर बना रही है, पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से ड्रग का धंधा है जिसके बेस पर सारा पैसा बन रहा है। ये बच्चों को ड्रग जैसी लत लगाकर, छोटे छोटे बच्चों को, टीनेजर्स को, और ये सारी आप देखेंगे हर कंपनी 50 बिलियन $100 बिलियन की वैल्यूएशन पर खड़ी है आज की डेट में। ये सारी वो कंपनीज हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें जब तक कि लॉ जो आपका कानून है वो जब तक सख्त नहीं होंगे, सिर्फ अवेयरनेस से काम नहीं चलने वाला, भी कानूनन भी हमें कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। ओके, लेकिन अमित जी, जो अगर हम दुनिया भर में तमाम देशों में देखें, कानून की आपने जिक्र किया है और भारत में भी, क्या अभी हमारे पास कुछ ऐसे टूल हैं लीगली जो कि इन्हें कुछ रोकते हैं, बंदिश करते हैं, या फिर अभी भी बाजार खुला हुआ है और मैं कहूँ कि बेलगाम है ये लोग? मैं आपको कुछ चौंका देने वाली जानकारियां देना चाहूंगा, क्योंकि हम कितने भी ब्लॉक कर दें या बैन कर दें, बच्चे हमसे 2 कदम आगे हैं। शायद हम लोगों को जानकारी नहीं होगी। अभी मैं क्लासेस में, स्कूल में जाके बच्चों से पूछता हूँ कि आप में से डिस्कॉर्ड कौन कौन यूज करता है, तो आप चौंक जाएंगे कि 70-80% बच्चे डिस्कॉर्ड यूज करते हैं। डिस्कॉर्ड एक तरह से क्रिमिनल्स यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एनोनिमस चैट की फैसिलिटीज होती है। आप भी अपने सराउंडिंग से पूछेंगे तो पाएंगे। क्यों यूज करते हैं बच्चे डिस्कॉर्ड? क्यों बच्चे ऐसी चीज यूज करना चाहते हैं जिसमें वो खुद को छुपाना चाहते हैं, खुद की आइडेंटिटी छुप जाए? क्योंकि डिस्कॉर्ड पर इलीगल गेम्स या इस तरह के क्रैक्ड गेम्स मिलते हैं। तो गेम्स की वजह से वो चीज बच्चों के बीच में पॉपुलर हुई और फिर वहां पे चूंकि क्रिमिनल्स हैं तो बाकी सारी चीजों का भी एक्सपोजर बच्चों को मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ कि यदि आप बैन करोगे, प्ले स्टोर पे बैन कर दोगे, तो वो डायरेक्ट लिंक डिस्कॉर्ड पे आएगा, टेलीग्राम पे लिंक आता है, सिग्नल पे आता है, व्हाट्सएप पे लिंक आ जाता है, और ये लिंक प्ले स्टोर पे नहीं होते हैं। तो कई बार इस तरह के गेम्स अलग अलग चैनल से आ रहे हैं। जब गेम्स बैन हुए, भारत सरकार ने बैन किया, उसके बावजूद भी वो गेम चलते रहे, क्योंकि VPN के थ्रू गेम इंस्टॉल होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ कुछ सिंपल टूल या एंटीवायरस जो किड सेविंग एप्स हैं उनसे बचने वाला मामला नहीं है, क्योंकि उस पर आप ब्लॉक कर भी देंगे तो जो बच्चों की अवेयरनेस है उससे आगे जा चुके, उनको पता है कि उसको बाईपास कैसे करना है, कैसे टेम्परेरीली उसको बाईपास करना है, कैसे उसको हमेशा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है। और ये एक कल्चर बन गया है जो मेरे ख्याल से भारत के अंदर भी आ रहा है। जब मैं अभी विदेशों में गया तो मैंने देखा कि वहां पर टीनेज बच्चे हो प्रेफर नहीं करते, क्योंकि माँ बाप उनसे पूछता ज्यादा करें, आपके कमरे में भी आए। तो ये मैंने बड़ा अजीब सी चीज देखी जो आजकल भारत में भी आ रही है, कि जो 15-16 साल के बच्चे हो गए फिर वो पसंद नहीं करते इस चीज को। और ये चीज और ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि आपको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये चीज जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर नहीं रोकेंगे तब तक सुधरने वाली नहीं, क्योंकि बात अब अवेयरनेस से थोड़ा सा आगे जा चुकी है। ओके, डॉक्टर चेतन पाल, अब मैं आता हूँ जो इम्पैक्ट है
बच्चों के जो मैं समझ पा रहा हूँ एक कॉमन मैन के लिहाज से कि एक मानसिक तौर पर जो असर हो रहा है और दूसरा उनके जो फिजिकल मैं कहूँ कि डेवलपमेंट है, इन दोनों पर किस तरीके से इसका जो बैड इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो आप देखते हैं और किस एक्सट्रीम तक, क्योंकि आपके पास लगातार इस तरह के केसेस आते हैं। देखिए, अगर हम फिज़िकल या शारीरिक परेशानियों की बात करें तो जो बच्चे या किशोर गेमिंग में एक्सेसिवली एंगेज्ड हैं, उनकी रिस्ट्स में पेन, थम्स में पेन, क्योंकि ये जो जॉइंट्स हैं काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं गेमिंग के लिए, स्पेशली मोबाइल गेमिंग में, या अगर आप एक माउस भी यूज़ करते हैं तो। इसके अलावा क्योंकि आप लंबे समय तक बिना पोजीशन चेंज किए बैठे हैं, तो आपकी नेक में पेन या आपकी रीढ़ की हड्डी में, बैक में पेन, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। क्योंकि आप स्क्रीन को बहुत लंबे समय तक देख रहे हैं बिना पलके झपके, तो आपकी आइज़ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ड्राइनेस ऑफ आई, इचिंगनेस इन आइज़, कुछ लोगों में हेडेक जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स इस वजह से हैं क्योंकि आप गलत पोस्चर, एक ही स्क्रीन को बार बार देखना, कुछ जॉइंट्स को एक्सेसिवली इस्तेमाल करना, इस तरह से उनको उपयोग कर रहे हैं। फिर जैसा कि आपने शुरू में कहा कि क्योंकि आप फिज़िकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो आप वेट गेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी अनहेल्दी डाइट भी फिर उससे जुड़ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्पेक्ट करती हैं, जो आ सकती हैं। उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत सारा असर पड़ता है। पहली बात तो ये कि जैसे हमने डिस्कस किया कि आजकल बच्चों में अपने पीयर ग्रुप में एक्सेप्टेंस का ज़रिया बन गया है गेमिंग। तो ये भावना, ये जो हीन भावना है कि क्या मुझे बाकी जो मेरे साथी हैं वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये देखने में मिलती है। ऑनलाइन साइबर बुलिंग, साइबर ग्रूमिंग, साइबर स्टॉकिंग ऐसे महत्वपूर्ण इशू हैं जिसमें चाइल्ड सेफ्टी का कंसर्न आता है। ऑनलाइन सेक्सुअल एब्यूज़ के केसेस आते हैं। और फिर जब ये नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगता है तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ रिसर्च तो ये भी कहती है कि जो बच्चे एक्सेसिवली गेमिंग में एंगेज्ड हैं, जिनमें एडिक्शन है, उनमें अल्कोहल, टोबैको और बाकी ड्रग्स के एडिक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो मेरी समझ में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। उसके बाद पढ़ाई पर बुरा असर पड़ना, क्लासेस में रेगुलर ना होना, लेक्चर्स अटेंड ना करना, मार्क्स घटना, कक्षाओं में फेल होना, यहाँ तक कि क्लासेस से निकाल दिया जाना, कॉलेजेस से निकाल दिया जाना, इस तरह के इम्पैक्ट भी आते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं क्योंकि बहुत सारे गेम्स में आप इन ऐप परचेजेस करते हैं और बहुत सारा खर्चा आप वहाँ भी कर रहे होते हैं। और फाइनली कहीं ना कहीं कभी कभी लीगल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी को इस तरह का मैसेज भेजें जो हमारा आईटी लॉ अलाउ नहीं करता है और कोई आपकी कंप्लेंट करे, तो फिर पुलिस भी आपके घर तक पहुंचती है। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज जी, जो एक और पहलू है इम्पैक्ट का, जिसको मैं थोड़ा सा और चाहूँ कि हमारे दर्शकों को आप समझाएं, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च ये कहती हैं कि जो भी इस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग की लत है जिन बच्चों को, उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ये किस तरीके से, क्या कुछ उसमें एक्सट्रीम नज़र आता है? और कंपेयर टू अगर हम उन बच्चों की बात करें जो कि नॉर्मल दूसरी एक्टिविटीज़ में आप खुद को बिजी रखते हैं, और साथ ही साथ वो बच्चे जो कि ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार हो चुके हैं। इसके दो पहलू हो जाते हैं। एक तो है कि कई बच्चे, या तो उनका टेम्परामेंट ऐसा है जैसे कि उनमें नॉवेल्टी की एक नीड रहती है कि नया चीज़ कुछ करना है, एक्सपीरियंस लेना है, थ्रिल लेना है, या उनमें थोड़ा सा इम्पल्सिविटी है, जैसे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एंगर डिसकंट्रोल है, या उनमें कुछ मूड इश्यूज भी हैं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, या इस तरह के ये कुछ मानसिक इश्यूज हैं जो बच्चों में कई बार ऑलरेडी होते हैं। और कहीं ना कहीं जो गेमिंग प्लेटफॉर्म या जो भी गेम खेल रहे होते हैं उनसे उनको एक सहायता मिलती है उन चीज़ों को या तो कोप अप करने में या उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने में। जैसे कि यदि आप में इम्पल्सिविटी है तो कई बार इस तरह के गेमिंग प्लेटफॉर्म में आप टीम के साथ गेम खेल रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जब ऑनलाइन एक्टिविटीज होती हैं तो ये कहीं ना कहीं एक चीज जो अच्छे बक्सर लाइक करते हैं वो होता है डिसइनहिबिशन। अपने आप को खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि समाज में कंट्रोल होता है और यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता, और उस फ्रीडम को वो लाइक करते हैं। तो जब इस तरह का व्यवहार होता है तो इस तरह के बच्चों में भी गेमिंग में जाने की और ज़्यादा गेमिंग में टाइम बिताने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा पहलू ये आ जाता है कि कई बार बच्चे किसी, यदि ये पहलू नहीं है और वो पीयर प्रेशर या खाली टाइम या बोर्डम की वजह से भी गेमिंग में आ रहे हैं और उसकी वजह से उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट बन रहा है और उसकी वजह से उन्हें लगता है कि गेमिंग ही एक जीवन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल गेमिंग एक
कैरियर भी देता है, पर वहां पे एक साइको एजुकेशन की जरूरत पड़ जाती है कि गेमिंग कब कैरियर बन सकता है और कब वो आपको नशे की तरफ ले जा सकता है। तो वहां पे जरूर एक साइबर लिटरेसी की हमें जरूरत पड़ जाती है। पर इस तरह के ग्रुप बहुत बड़ा है जहाँ पे वो गेमिंग में कैरियर तो चाहते हैं, पर जो गेमिंग की वजह से वो कैरियर की तरफ तो नहीं जा रहे होते, पर वो इस तरह की डिसफंक्शन, उनके एकेडमिक प्रॉब्लम आने लग जाती हैं, फैमिली प्रॉब्लम आने लग जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा टाइम वो गेमिंग प्लेटफॉर्म में बिताएंगे उससे उनकी रैंक बढ़ेगी, उससे उनका जो इन गेम इंसेंटिव होते हैं वो ज्यादा मिलेंगे, और हो सकता है कि जो और गेमिंग ई स्पोर्ट्स प्लेयर है उनकी तरह वो कमाने लग जाए। तो कई बार इसकी वजह से होता है क्योंकि इस गेम को खेलने में ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती कि आपको बहुत ईयर्स लगाने हैं। तो कई बार 11-12 साल का बच्चा भी कहता है कि मुझे पढ़ाई की जरूरत नहीं है, मैं गेमर्स बनना चाहता हूँ। तो वहां पे तो इस तरह के डिसफंक्शंस कई बार एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से भी आ जाते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा केस टू केस कि ये पहले से ही साइकोलॉजिकल इश्यूज बच्चे में है, गेमिंग कहीं ना कहीं एज ए कोपिंग हो रहा है, या गेमिंग की वजह से जो प्रॉब्लम आ गई है उसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम में फर्क पड़ रहा है, उसकी वजह से फैमिली कम्युनिकेशन में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि फैमिली को लगता है 1-1.5 घंटा ज्यादा बिता लिया ये तो एडिक्ट हो गया। कहीं ना कहीं फैमिली यूज करने लग जाती है इस तरह का लेबल, जो बच्चा नहीं करता, उसे लगता है कि मुझे एडिक्ट क्यों कहा जा रहा है, और वो बार बार यदि उसी चीज को रिसीव कर रहा है एनवायरमेंट से, तो उसमें अपना एक फ्रस्ट्रेशन आने जाते हैं, गुस्सा आ जाता है कि कोई मुझे समझता नहीं है। बिल्कुल समझता नहीं है, उसकी वजह से फिर वो सॉलिटरी लाइफस्टाइल में चला जाता है जहां वो अपने कमरे में ही रहना चाहता है, और कमरे में रहकर जो उसको सुकून मिलता है, और जब उस सुकून को कोई डिस्टर्ब करता है तो उसमें फिर से वो एंगर एक्सप्रेशन भी आ जाता है। अमित जी, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण जो है जानकारी में चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके का ये सिस्टम है, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग, और जिस दायरे के साथ, जिस तेज़ी के साथ ये अपने पाँव पसार रहा है, क्या कोई लीगल राइट या अधिकार पेरेंट्स के नज़र आते हैं जो कि वो क्लेम कर सकते हैं, अगर हमारे पास मौजूदा सिस्टम में कुछ है ऐसा जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उन्हें कभी ज़रूरत पड़ती है? तो देखिए, अभी हाल फिलहाल गेमिंग को लेकर कोई स्पेसिफिक लॉ भारत में नहीं है, कि विदेशों में भी ये लॉ भी बन रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि कैलिफोर्निया में भी ये लॉ बनाया गया है कि उन्होंने एक राइट दिया पेरेंट्स को कि वो पर वायलेशन जो गेमिंग कंपनीज कर रही हैं, जो भी, चाहे वो प्राइवेसी का वायलेशन हो, चाहे वो एडिक्शन का वायलेशन हो, वो एक लेवल पर जाकर सू कर सकते हैं और $25,000 पर क्लेम उनको मिलेगा। इस तरह का लॉ भी भारत में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो हम कर सकते हैं, जो हमारे पास कानूनी अधिकार हैं, कि हम पहली चीज तो बच्चों पर कैसे कंट्रोल करें कि वो क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं कि कितना इंटरनेट रेगुलेट कर सकते हैं कि इतने घंटे के बाद अपने आप इंटरनेट बंद हो जाएगा या गेम नहीं चलेगा इसके बाद। तो ऑटो रेगुलेटेड एप्लीकेशंस आती हैं, वो भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उन पे आप पासवर्ड रखिए, उन एप्लीकेशन पे आप पासवर्ड रख सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चे उसको भी ब्रेक करके वो अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लें। लेकिन ये कुछ कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत मैंडेटरी है, जो लोग अक्सर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे जो चीज 1 घंटे से 1.5 घंटे से 2 घंटे होती है पता नहीं होती। आपने भी नोटिस किया होगा, चाहे वो इंस्टा रील देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है और आपको पता नहीं होता कि टाइम निकल गया। सेम गेम्स के साथ होता है। जब तक आप वो रेगुलेटेड एप्लीकेशन नहीं रखेंगे जो अलार्म रेज करें, बच्चा खुद भी चाहेगा तो भी वो उससे बाहर नहीं आ पाता। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ टूल्स देने पड़ेंगे बच्चे को, जो उसको डिसिप्लिन करें, और आपको खुद भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा ताकि बच्चे आपको देखकर सीखें। तो हर चीज में ये जो मैं एक चाहता हूँ कि पेरेंट्स शायद खुद उस चीज के लिए कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। जो आप कानून अधिकार कर रहे हैं वो तब कानून काम में आता है जब कोई अपराध हो चुका होता है, जब किसी गेमिंग कंपनी के थ्रू कोई फ्रॉड हो जाए या कोई पैसा चला जाए, तब तो आप जाते हैं पुलिस के पास, अदरवाइज नहीं जाते। अदरवाइज जैसे कि डॉक्टर्स के साथ बोल रहे थे कि जो केसेस आते हैं उसमें यही अभी तक तय नहीं होता कि क्या किसी ने कोई अपराध किया है, क्योंकि ये तो आपकी एडिक्शन थी और आप उसमें ट्रैप होते चले। तो नॉर्मली ऐसा भी होता है, क्योंकि जो केसेस पुलिस के पास आते हैं वो तब आते हैं गेमिंग कंपनी के अपराध होने के बाद। बिल्कुल, हाँ, या किसी को बुली किया या किसी से पैसा लूट किया है, तब तो वो अपराध कुछ और होता है और फिर उस अपराध के हिसाब से उस कंपनी पे कार्रवाई होती है। ओके डॉक्टर यतिन, एक आखिरी कमेंट में चाहूँगा आपसे कि पेरेंट्स के नज़रिए से अगर लत पड़ चुकी है, क्या करना है उन्हें और क्या करना नहीं चाहिए ताकि इम्पैक्ट जो है बच्चों पर कम हो और वो वापस लौटें? अगर लत पड़ चुकी है तो ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ फोर्सिबली रोक देने से बात नहीं बनेगी। अगर आप अपने बच्चों पे प्रेशर डालेंगे, कुछ ज़बरदस्ती करेंगे, तो वो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब बात उनके हाथ में नहीं है, बिकॉज दे हैव लॉस्ट द कंट्रोल।
तो उस स्थिति में पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि इस मुद्दे को बड़े सेंसिटिव तरीके से अप्रोच करना है। रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों और किशोरों की एक्टिव एंगेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। जिन बच्चों में एडिक्शन है उन्हें एक मनोरोग चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से सलाह करना चाहिए ताकि इस डायग्नोसिस को पहचाना जा सके, उसके कारणों को पहचाना जा सके और फिर सही थेरेपी दी जा सके। जिन बच्चों में प्रॉब्लम अभी नहीं है, जो एक ज़्यादा बड़ा वर्ग है, उस स्थिति में पेरेंट्स को शुरू से ही जागरूक होने की ज़रूरत है। बच्चों की प्राइवेसी और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एज अप्रोप्रिएट एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और बच्चों के साथ बैठकर एक ऐसे शेड्यूल को बनाने की ज़रूरत है जिसमें गेमिंग की अपनी एक जगह हो, लेकिन वो उनकी बाकी दिनचर्या को किसी नेगेटिव तरीके से प्रभावित ना करे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि ऑनलाइन गेमिंग से कैसे बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और उससे कैसे बचा जाए। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।